नमस्कार, सभी का स्वागत है हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। साथियों, आज का जो विषय है ये काफी महत्वपूर्ण है। विषय कोई छोटा नहीं है। ये भूतों और भविष्य तो की स्थिति में है और ज्यादातर लोगों ने ये सुन रखा होगा, ये वाला किस्सा जिसके ऊपर आज बात होगी कि आजाद भारत में पहली बार ये शर्मनाक बात हुई है इस बार, जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ईडी जब किसी घोटाले के खिलाफ काम कर रही हो तो जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां राज्य की मशीनरी पुलिस उसे वहां ले जाती है और वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, जिस तरह से मोबाइल्स, सीडी और दूसरी फाइलें, यानी कोयला तस्करी के अहम सबूत, जिनके आधार पर तस्करों को सजा मिलनी चाहिए, उसे तूफान से बाहर निकाल लिया गया। जिस तरह तूफान आता है और सब कुछ उजाड़ कर चला जाता है, ममता बनर्जी उसी तरीके से सारी चीजें लेकर कर वहां से गायब। अब कहते हैं कि तूफान का नेता होना और गुंडों का नेता होना दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग विषय हैं। जनता की नजर में नेता का तूफान होना एक अलग बात है, लेकिन ये तो खुलेआम एक गुंडागर्दी है जो ममता बनर्जी ने की है। ये सीधे सीधे एक गुंडागर्दी है। इसलिए जब विनाश आदमी का आता है, जब आदमी के सामने उसका विनाश होता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो खराब हो जाती है। और ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ। और अब ईडी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने उनकी एक अलग तस्वीर दिखाई है, जिसको कह सकते हैं आपकी वो गंदी तस्वीर है, और साफ साफ वही बात कही जो कि उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में कही थी कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया है। उन्होंने डेटा चुराया, उन्होंने डेटा बॉक्स ले लिया, हार्ड डिस्क ले ली, लैपटॉप वगैरह की। तो सीएम के खिलाफ, डीजीपी के खिलाफ और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब ममता बनर्जी जो गाने गाती घूम रही है, जो धरती माँ और इंसानों की बात करती है, उन्हें किनारे करके आप भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जो कि एक तरह से संविधान को खत्म कर देता है, और वो लोग जो लाल किताब लेकर घूमते हैं, जो संविधान, ये हरकत उस संविधान को मिटिया मेट कर देगी। एनडीए के गठबंधन, उसके भी कई सदस्य वहां हैं, ममता बनर्जी भी वहां है। तो यहां बाबा साहब के संविधान और इस देश के संविधान के बाद पूरे दिन क्या होता है, सब गड़बड़ है। और अब सवाल यह है कि देश की जो हाई कोर्ट है, उसने भी एक तरह से अपना सरेंडर कर दिया है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कैलकाटा की हाई कोर्ट ने सरेंडर कर दिया। वो भी एक सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च अदालत है। कमोबेश उसकी जो शक्तियां, उसकी जो ताकत है, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही है। बस फर्क इतना है कि अगर हाई कोर्ट का जो निर्णय है, कुछ भी निर्णय आता है, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये एक विकल्प होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का। तो सुप्रीम कोर्ट गया अब ईडी के पास। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ वही कहा, उन्होंने सब कुछ वही बताया, वही सब कुछ किया जो कि उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था। लेकिन सबसे बड़ा आलम यह है कि यहां बीएनएस की 2 धाराएं लागू होती है, और यह साफ है कि 7 साल की सजा है और कम से कम 3 साल की सजा तो होनी ही होनी है। अगर कम से कम 3 साल की सजा है तो ये निश्चित है कि ममता बनर्जी अपनी जो विधायक की सदस्यता है उसको खो देगी। मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेगी ममता बनर्जी। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब बीएनएस की धारा 238 लागू होती है, तो आपको पता है कि आपको जमानत नहीं मिलती। इसको समझिए आप। फिर आपको जमानत नहीं मिल पाती है। आपको क्यों नहीं मिलती जमानत? क्योंकि बीएनएस की धारा 238 कहती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसने सबूत मिटाने का काम किया है। ये बीएनएस की धारा 238 है। और जमानत ना मिलना और जमानत मिलना किसी भी कोर्ट में सबसे बड़ा आधार होता है।
जो जमानत नहीं देना चाहता वह सीधे कहता है कि व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। अगर वो कोर्ट से बाहर जाएगा तो सबूतों के साथ में, गवाहों के साथ में वो व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा। अब सवाल यह है कि यहां एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो मुख्यमंत्री है उस प्रदेश का। दूसरा है चीफ इंस्पेक्टर, या उसे चीफ इंस्पेक्टर के लिए डीआईजी, ठीक है, मतलब नौकरशाही का सबसे बड़ा अधिकारी है। और दूसरा है पुलिस का महानिदेशक, और तीसरा है कोलकाता का कमिश्नर। कोलकाता का सुप्रिंटेंडेंट है चौथा व्यक्ति। मेरा मतलब कि ये पूरी एक हायरार्की है, इसके बीच में कोई नहीं। ममता बनर्जी से लेकर के और कलकत्ता सुप्रिंटेंडेंट के बीच में कोई नहीं, प्रॉपर हायरार्की है कि अगर आप किसी भी राज्य में सबसे जरूरी पद, सबसे बड़े पद देखें, तो अगर आप राज्यपाल का नाम लेते हैं तो मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री, चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर, अलग अलग राज्यों में जो भी छिपा हुआ है वो अलग अलग है, इसलिए मैं दोनों के बारे में बात करता हूं। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और आप जहां भी हो, चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, या कमिश्नर हो, या डीएम हो, ये सारे के सारे जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं। और इसके साथ ही अगर डीजीपी के पास आ जाते हैं तो ये जाहिर है कि एसपी, एसएसपी वहां दुनिया भर के लोग हैं। 50 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पहले ही एफआईआर किया जाना चाहिए सबसे पहले। और ईडी सीसीटीवी के जरिए सबूत इकट्ठा कर रही है कि वहां और कौन कौन लोग थे जब रेड डाली जा रही थी, जब ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। तो यहां पर बीएनएस पर आर्टिकल 238 और 241 इसके तहत आरोप लगाए जाने चाहिए इसमें, जो ये कृत्य किया है ममता बनर्जी ने। सबसे पहले तो ये इनको पर लगाने चाहिए इन आर्टिकल्स के द्वारा। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत से लोग समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, कि सबसे पहले वो पीछे से जो मदद कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, उनके कहने पर वहां गया। आपने अक्सर सुना होगा कि वो एक डायरी लेकर के भाग गया, वो एक हार्ड डिस्क लेकर के चला गया, वो एक कंप्यूटर लेकर के भाग गया। और ये सब लेने के बाद ममता बनर्जी आती है कैमरे के सामने, और कैमरे के सामने आकर के सब कुछ बताती है। ये बात ध्यान में रखें कि वो कैमरे के सामने जाती है, इधर उधर नहीं भागती, और कैमरे के सामने भाषण देती है। और मुख्य आरोपी ममता बनर्जी की पार्टी का ही नहीं था। पहली बात तो ये कि जिसके यहाँ रेड पड़ रही थी वो तो ममता बनर्जी की पार्टी का ही नहीं था, और ना ही वो उसके लिए वहां पर गई थी। वो वहां इसलिए गई क्योंकि वो एक आईपैड नामक कंपनी चलाता है, और यह 2700 करोड़ रुपए की दलाली का, कोयला दलाली का मामला है, और इस मामले में 20 करोड़ रुपए इस आईपैड कंपनी को मिले हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी लोगों के साथ, लोगों को आईडी दें और उन्हें बताएं कि सभी कार्यकर्ता और उनके सभी घर टीएमसी के ऑफिस हैं। मतलब जितने वहां पर घर है वो सारे के सारे टीएमसी के ऑफिस हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर देखा जाए तो 11 करोड़ कार्यकर्ता है। मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के भी 11 करोड़ ऑफिस हैं, दफ्तर हैं। सभी को बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो वो कह सकते सबका ऑफिस है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है सारे घर। फिर वहां जो भी अपराध होगा वो कहीं नहीं जाएगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी को बाद में ये समझ में आया कि मामला गड़बड़ हो गया, तो ममता बनर्जी ने फिर एक गलती और कर दी। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर पार्टी प्रमुख के तौर पर वहां गई थी। चाहे आप इस देश के गरीब व्यक्ति के तौर पर वहां जाएं, चाहे आप ठेला चलाने वाले के हैसियत से वहां जाएं, चाहे आप नौकरशाही के तौर पर वहां जाएं, किसी भी रूप में आप वहां जाएं, बीएनएस की धारा 238 तो लागू होती ही होती है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी कहती है कि वहां पर आईपैड का जो ऑफिस है सीपैट वाला, इसके अंदर में उनके पार्टी की कुछ चीजें थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा ममता जी, आपकी पार्टी के किसी भी राजनीतिक दल अगर किसी भी थर्ड पार्टी को हायर करता है अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए,
तो वो सारी चीजें, वो स्ट्रेटजी वो अपने ऑफिस में रखेगा, ना कि थर्ड पार्टी का ऑफिस में देगा। ये बड़ी क्लियर है। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ मत समझो और अपने आप को जरूरत से ज्यादा अकलमंद भी मत समझो। ठीक, पहली बात, क्योंकि ये सबूत मिटाने की कड़ी है जो ममता ने करा है। ईडी पहले ही सुप्रीम कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट सुब्रमण्य पुष्कर नाम के जज ने केस को सुनने से ही मना कर दिया। उन्होंने मना क्यों किया? देखिए कई चीजें हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने क्यों मना किया। मैं आपको कारण बताऊंगा। ये जितना भी कुछ वाकया हुआ, ये सारा का सारा वाकया बिल्कुल फिक्स था। मतलब ममता बनर्जी ने पहले ही सारी सेटिंग कर दी थी। फिक्सिंग इसलिए भी थी क्योंकि टीएमसी के गुंडे कोर्ट में घुस गए। पहली बात, अगर टीएमसी के गुंडे कोर्ट में घुसते हैं या कोई भी अनवांटेड आदमी कोर्ट में जाता है या कोर्ट में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार होता है उस प्रदेश का गृह मंत्री। और ममता बनर्जी जिम्मेदार है क्योंकि वो वहां की गृह मंत्री भी है, पश्चिम बंगाल की। दूसरी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, डीजीपी की। और तीसरी जिम्मेदारी होती है कलकत्ता के कमिश्नर की। तो ये तीनों एक ही केस में, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। जिस केस में तीनों शामिल हैं, उस कोर्ट में इस तरह की सुरक्षा, जरा सोचिए कि जिस कोर्ट में, जिस केस में तीनों हैं, उसी उनका जिस कोर्ट में केस है उसकी सुरक्षा इतनी अच्छी है कि वहां पर टीएमसी के गुंडे घुस आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में जब यह समस्या पैदा हुई, वहां पर शोर शराबा हुआ, तब पता है जज ने क्या कहा? जज ने कहा कि यहां पर बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, इसलिए वो इस केस की सुनवाई को 14 तारीख तक के लिए आगे बढ़ाती है। अब आप समझिए, क्योंकि शोर हो रहा है इसलिए केस की सुनवाई पोस्टपोन कर दी गई 14 तारीख को। इससे जज की मानसिकता पता चलता है कि जज की मानसिकता क्या है। लोग कहते हैं कि हमें कानून व्यवस्था पर, अपनी कोर्टों पर, अपने जजों पर सवाल करने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? हमको हक है। जब कोई भी जज इस टाइप का व्यवहार करेगा तो उसकी नीयत पर सवाल उठने लाजिम है। इस जज की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं और इससे इसकी जो मंशा है वो जाहिर हो रही है। क्योंकि ये एक अर्जेंट सुनवाई थी, ये गंभीर मामला था, गंभीर आरोप है, इसलिए इस पर तो तुरंत ही सुनवाई होनी चाहिए थी। फिर जज ने इसको कैसे पोस्टपोन कर दिया 14 तारीख के लिए? अब दूसरी बात समझिए कि अगर उस जज को सुनवाई करनी होती तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती थी। जज कह सकता था कि मैं 2:30 बजे सुनवाई करूंगी ये 4:30 या 6:30 या 8:30 बजे में सुनवाई करूंगी या करूंगा। और अगर वो मुझे सुनवाई नहीं करने देंगे तो मैं अपने चैम्बर में जाकर के इस केस की सुनवाई करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हाई कोर्ट के जज के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। शायद जज को भी नहीं पता होता कि उसको कितनी पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके पास जितनी पावर होती है उतनी ही पावर हाई कोर्ट के जज के पास भी होती है। बस फर्क इतना है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बस। अदरवाइज दोनों जजों के पास में, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, समान रूप से ताकतें होती हैं, पावर्स होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर जैसे मैंने बताया कि कोई हाई कोर्ट का फैसला तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत फैसला होता है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है। मतलब अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया तो आपके पास में कोई फिर विकल्प भी नहीं बचता, क्योंकि 99.999% सुप्रीम कोर्ट से कभी गलती नहीं होती। वो जज कह रहा है कि सुनवाई 6 दिन के बाद होगी क्योंकि यहां पर बहुत शोर हो रहा है। ये दोस्तों, ये जज की मानसिकता है जो कि पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के जज है। और जबकि याद रखिए कि एक एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है पश्चिम बंगाल का, टीएमसी का, जो मिमिक्री करता था। उसका क्या नाम था उसका? कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी खुद उस कोर्ट में मौजूद था। और फिर ये सारा का सारा ड्रामा वहां पर हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, हो अल्ला हो रहा था। ईडी वहां से आती है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जाने में लेट हो गई थी पहले दिन। ईडी कहती है कि हमारे केस की सुनवाई होनी चाहिए।
वो सिर्फ रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसका मेल वेल का कोई चक्कर है, सुप्रीम कोर्ट का नया चला के पहले आपको मेल डालनी होगी, इसलिए वो पहले मेल करती है, फिर उसे छुट्टी मिल जाती है। बाद में ईडी आई और कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत चाहिए, क्योंकि कोलकाता या पूरे बंगाल में एफआईआर कहीं दर्ज करवाई नहीं जा सकती, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है। वहां पर ममता बनर्जी एक गुंडे की तरह से व्यवहार करती है, वो मुख्यमंत्री नहीं है वहां की। टेक्निकली इस चीज को कोलकाता में दर्ज किया जाना चाहिए था। अगर ये कोलकाता में दर्ज नहीं हो सकती तो कम से कम दिल्ली पुलिस के सामने इसको दर्ज करें, और दिल्ली पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करने के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इजाजत और ऑर्डर होगा पहला। अब ये समझिए कि ये इतना टेक्निकल मामला है कि सुप्रीम कोर्ट की अब इज्जत दांव पर लगी हुई है, हाई कोर्ट खत्म, और इसी के साथ इज्जत दांव पर लगी हुई है केंद्र सरकार की। क्योंकि अगर यही व्यवहार जो ममता बनर्जी ने किया कोई एक सामान्य नागरिक कर देता, कोई ईडी के रेड में दखल देता, तो उस प्रदेश की पुलिस और केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या एक्शन लेती उसके खिलाफ। लेकिन आज ये ममता बनर्जी ने किया है, इसलिए ममता बनर्जी का प्रदेश पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस, केंद्र सरकार और आदरणीय अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर है, कोई भी एक्शन लेने का मूड भी नहीं दिख रहे। इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं एक मिली भगत है। अगर कोई आम आदमी करता तब इनका व्यवहार क्या होता, उसको तुरंत पकड़ते और उसको जेल के अंदर डालते, केस बाद में चलता रहता, इंक्वायरी बाद में होती है। लेकिन यह मामला एक राजनीतिक व्यक्ति का है, ममता बनर्जी का है, तो कोई भी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर में इलेक्शन आने वाले हैं। खैर, पहले बात जज की पूरी कर लेते हैं। किसी जज में हिम्मत नहीं है, और इसके साथ ही केंद्र सरकार का भी की इज्जत भी इसमें दांव में लगी हुई है। दांव इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अब इन मामलों में किसी भी राज्य में कानून लागू नहीं हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप 356 फाइल करने से रोक रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो उसे वही फाइल किया जाना चाहिए। लेकिन ये वोट की गिनती है, वोट की कैलकुलेशन है, ये सब चीजें अलग है, राजनीति अलग है, कानून व्यवस्था अलग है। और अगर ऐसा हुआ जैसा कि अभी ये हुआ, अगर ये होता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो इसका सीधा मतलब कि सभी प्रदेशों की सरकारों को ये खुली छूट मिल जाएगी। आप जांच करने जाएंगे और अधिकारी वहां पर आकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आप ये नहीं करेंगे। और जहां भी मान के चलिए, फर्ज कीजिए आपके उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में ईडी की रेड हो रही है, जांच हो रही है, तो वहां मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे मान लिया, तो कोई बात नहीं, वहां जिले के एसपी को भेज देंगे। और जब आप कोर्ट जाएंगे तो कहेंगे कि ममता बनर्जी के मामले में भी तो सारे बरी हुए थे। मतलब अगर केंद्र सरकार और भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये एक पूरे देश के लिए नजीर बन जाएगी कि अगर कोई भी प्रदेश इस टाइप की हरकत रिपीट करता है तो ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही भारत सरकार और ना ही प्रदेश सरकार उस व्यक्ति के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि एक नजीर तो आपने ही खड़ी कर दी है बना करके कि ममता बनर्जी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ पूछना, तो आप दूसरे खिलाफ कैसे कर सकते हैं? क्या ममता बनर्जी के अंदर कोई सुरखाव के पड़ लगे हुए कि आप उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे और बाकी लोगों के लिए आप लोगे? ये तो केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है कि केंद्र सरकार टीएमसी के लिए कोई एक्शन नहीं ले। हद से हद क्या होगा अगर आप एक्शन लेते हैं? पश्चिम बंगाल का आप इलेक्शन हार जाएंगे बस। भाई अभी तक भी तो आप पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हारते आ रहे हैं, अभी तक कौन सा आपने वहां तीर मार लिए जो अब मार लोगे। लेकिन अगर आप ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो एक नजीर बनेगी, एक भारत की कानून व्यवस्था बनेगी। वहां पर भारत की आपराधिक प्रक्रिया प्रणाली और संविधान प्रणाली का अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर सब लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, मान लिया कि कोई ईडी का अधिकारी आता है, वहां डीएम एसपी के पास जाएगा और अपनी पुलिस फोर्स को ले जाकर वहां वो खड़ी कर देगा। अब ईडी क्या करेगी?
वो कहेंगे कि सीआईएफ के पास जाइए, सीआरपीएफ ले आइए, वगैरह वगैरह। भाई क्या तो सीआरपीएफ कर लेगी और क्या सीआईएसएफ कर लेगी। आप उन्हें कहां रखेंगे? ईडी कहां कहां रखेंगे आप उनको बताइए। ईडी तकरीबन तकरीबन 1200 जगह पर छापेमारी कर रही है, एक्शन ले रही है, जांच कर रही है। सीबीआई के पास में इतने सारे मामले हैं, एनआईए के पास इतने सारे मामले हैं, आईबी के साथ में के पास में इतने सारे मामले हैं, तो पुलिस को तो भूल ही जाइए। आप उन्हें कहां रखेंगे? और एक अंतर स्टेट मामला, एक इंटर स्टेट का मामला आता है। ये एक राज्य का मामला नहीं है, ये कई राज्यों का मामला है। ये पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, ये बाकी प्रदेशों का मामला है। और अगर जांच एजेंसियां जांच नहीं कर पाती हैं, सबूत हटा दिए जाते हैं, वो एक एफआईआर दर्ज करेंगे। ममता बनर्जी और डीजीपी या जो भी उनके अधिकारी, पुलिस अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि भाई पंचनामा मत बनाना, क्योंकि इस सब का अंदर में पंचनामा बनता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब किसी व्यक्ति का कत्ल होता है, कुछ होता है, तो एक पंचनामा होता है। पंचनामे का मतलब होता है कि जो सारी वस्तुएं हैं उनकी एक लिस्ट बनेगी, एक सूची बनती है, और उस सूची के ऊपर में 5 अलग अलग व्यक्ति साइन करते हैं कि भाई ये चीजें रजिस्टर्ड हैं, इनका पंचनामा हो गया है, और ये हम सर्टिफाई करते हैं इसके अंदर यही चीजें, ये होता पंचनामा। और अगर ईडी भी इसी तरह से कोई चीज रजिस्टर्ड करती है, मतलब पकड़ती है, और फिर उसको रजिस्टर करती है, कोई भी चीज छोटी हो या बड़ी हो, मसलन कोई इंसान भी अगर मर जाता है, अगर लाश रजिस्टर्ड होती है तो वो रजिस्टर हो जाती है। पंचनामे में लिखा होता है कि कहां से किस समय कौन सी कितनी चीज मिली। अब ये डीजीपी साहब कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के, ममता बनर्जी का जो पिछलगू है, वो कह रहा है कि पंचनामे में चीजों का जिक्र मत करो, नहीं तो एफआईआर हो जाएगा। भाई डीजीपी साहब, पहली बात तो ये कि तुम्हें आईपीएस बनाया किसने? क्योंकि तुम्हें डीजीपी होने के बाद ये भी नहीं पता कि आप कौन सी धारा में एफआईआर करोगे। करो थोड़ा एक बार एफआईआर। और अगर मैं ईडी का अफसर होता तो मैं उससे पूछता जरूर कि तेरे को डीजीपी बनाया किसने, कौन सी धारा में एफआईआर करेंगे, बताइए। ये पहले ये व्यक्ति आईपीएस है, और क्या बदकिस्मती है इस खाकी वर्दी की। मुझे दुख होता है कि जो इंसान रक्षक होना चाहिए वो भक्षक बन गया, इसलिए चाटुकारिता के चक्कर में, कि नौकरी छोड़ने के बाद में, जब उसकी नौकरी पूरी हो जाएगी, रिटायरमेंट के बाद में, कहीं उसको और दाना तिनका मिल जाए। अगर कोई पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर या एसीपी ऐसा करता तो ठीक है, ये डीजीपी है जो कि एफआईआर करने की बात कह रहा है, मूर्ख व्यक्ति है। डीजीपी को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसे तो इसकी आदत है। अगर किसी राज्य के डीजीपी को कानून की बेसिक जानकारी नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लाखों नागरिकों की उसकी जिम्मेदारी है, राज्य की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। तो ये कोई मजाक नहीं है। बीजेपी कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं, और बीजेपी कांग्रेस या टीएमसी का कोई सवाल ही नहीं है। ये बहुत ही आसान सी बात है। बीजेपी कांग्रेस या चुनाव या राजनीति, इसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड सेट हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ट्रेंड सेट किया, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ट्रेंड सेट किया है, अब अगर कोई एक्शन नहीं होता तो आगे ये हर राज्य में ऐसा ही होगा, और फिर हर राज्य यही करेगा। फिर हम क्या करेंगे? हम हर जगह क्या सेना लगा देंगे? नहीं ना। तो आज सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सुप्रीम कोर्ट की नहीं, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो अभी एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं देते तो ये सही है, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे फिर, और फिर कहा जाएगा कि ममता बनर्जी बनाम ईडी के मामले को रेफर किया जाएगा। जहां भी होगा यही होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगी, तो कह देंगे भाई ममता बनर्जी ने तो ऐसा किया था, आपने उनका क्या उखाड़ लिया, हमें किस हैसियत से आप हाथ लगा रहे हो। हर जगह ऐसी ही राजनीति होगी, जहां भी रेड होगी मुख्यमंत्री को सबसे पहले वहां जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं किसी कारण से, तो अपने डीजीपी और गैंग को भेज देंगे, जो उनका गैंग है सो कॉल्ड। आप किसी को भेज सकते हैं, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, आप किसी को भी भेज सकते हैं भाई। आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज सकते हैं, अगर आप किसी को भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप अंधेर नगरी के राजा हैं।
और दूसरी जरूरी बात, आप 50 पुलिस वालों की सुरक्षा सुरक्षा के अंदर में 50 गुंडों को भेज दीजिए, आप 50 कार्यकर्ताओं को भेज सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी कह रही है कि मैं टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वहां गई। प्रेसिडेंट क्या होता है, वो भी टीएमसी पार्टी का कार्यकर्ता है। वो देखिए, वो अलग बात है, जिसने पार्टी बनाई वो एक अलग बात है, लेकिन है तो वो भी कार्यकर्ता ही। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। तो ये अलग बात है कि उसने पार्टी बनाई, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो वो भी एक कर्मचारी, वो भी एक कार्यकर्ता ही है पार्टी का। तो कोई मतलब नहीं रहता फिर उस चीज का। तो फिर जांच की जरूरत क्या है? तो जेल गए सभी लोगों को, जो लोग बेल पर हैं उनको, और जो जेल गए हैं उनको, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है उनको, सबको वापस कर देना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी, जो जेल गए हैं या जमानत पर है, उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त की है उसको वापस कर दो। तो फिर हाई प्रोफाइल वालों को कोई क्यों छुपाएगा? ये एक बड़ा मामला है। मुझे 60 साल बाद रिटायर होना है, हर जज का यही कहना है, और यही कहते हैं हर जज कि भाई मेरे को भी 60 साल के बाद में रिटायर होना, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ईडी को बचाना जरूरी है। देखिए, कुछ भी है, चाहे वो जज है चाहे जो भी है, लेकिन ईडी को बचाना जरूरी है। एक हमारे जो एक कानूनी बॉडी है, एक इस देश का आधार है ईडी। और अगर ईडी बच जाएगी तो इस देश का कानून भी बच जाएगा, और लोगों को पता चलेगा कि इसके लिए भी कानून है। हाँ, आप ईडी अगर कुछ गलत कर रही है, एजेंसी इसका गलत काम को इस्तेमाल कर रही है, आप कोर्ट में जाकर कहिए, कोर्ट है उसके लिए, आप कोर्ट में जाके बोलिए कि इस एजेंसी ने, ईडी है, सीबीआई जो भी है, इसने मेरे खिलाफ ये गलत किया है। क्योंकि हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने के बाद जेल गए, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल गए, वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा, कोर्ट को लगा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, तो कोर्ट ने जमानत दी। इसी तरह केजरीवाल बोलता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये कौन सा तरीका है भाई? और ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस वाले खुश हैं, उन्होंने ये किया, हर हफ्ते सरकार बदलती है, पाकिस्तान में ऐसे शेर बनते हैं, वो प्रधानमंत्री को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। क्या सेना कल के लिए कुछ करेगी? क्या सब कुछ मनमानी होगी? ये सही है। जब कानून का राज नहीं होगा तो कोई किसी से डरेगा क्यों? ये हैरानी की बात है। बड़े नेता, राजनेता और आईपीएस अधिकारी सोचते हैं कि इस देश के कानून संविधान के ऊपर है। उन्होंने कानून इसलिए बनाया है ताकि आम लोगों के लिए हो। अगर कोई आदमी छोटी से छोटी गलती करता है तो उसे सजा मिलेगी और बेचारा जेल जाएगा, और बाद में पता चलेगा कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी। जहां ईडी छापा मारती है वहां पुलिस जिम्मेदार होती है, और ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जहां पर छापा पड़ रहा है वहां से ना तो कोई आदमी बाहर आ सकता, ना ही बाहर अंदर जा सकता है। और अगर कोई पड़ोसी भी निकल के जा रहा है तो वो भी नहीं जा सकता, उसको भी ईडी जो है वो एक पर्ची लिख करके देगी कि ये व्यक्ति बाहर जा सकता, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को लोकल पुलिस जाने नहीं देती। क्योंकि यहां सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून लागू करेगा? कानून लागू होना ही चाहिए और कुछ नहीं करना है। और एक बात और देखिए, वो कोई आम आदमी नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो चोर नहीं है, वो कोई हार्ड कोर क्रिमिनल या अपराधी नहीं है। ये संविधान के अनुसार एक व्यक्ति है। इसलिए ये दोहरा मामला है कि जो आम आदमी शपथ लेकर ऐसा कर सकता है वो आजाद है। आपको ये बात गंभीरता से समझनी होगी। उदाहरण के लिए कि अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता गलती करता है और प्रधानमंत्री गलती करते हैं तो ये एक जैसा नहीं है। उस देश के मुख्यमंत्री ने गलती की, ठीक है, अब ईडी कहां है? क्या ये उनका तरीका है? क्या वो धरने पर बैठेंगे? क्या उनके कार्यकर्ता चले जाएंगे? क्या वो मारपीट शुरू कर देंगे? सबसे बड़ी गलती वही हुई थी। उनको तभी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था जब ईडी के साथ में पहले वाकया हुआ था। क्योंकि उसी टाइम पर, ये कब का वाकया हुआ था कि जब बिना किसी सूचना के शाहजहां शेख पर छापा मारा गया था उस वक्त, तब ममता बनर्जी के 1800 गुंडों ने ईडी पर हमला किया था और एक ईडी के अधिकारी का सर भी फटा था। अगर उसी समय ईडी सुप्रीम कोर्ट चली जाती तो एक बात मत भूलिए कि ईडी के संदर्भ में ईडी और सीबीआई में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। सीबीआई जो है वो राज्य सरकार की अधीन आती है। उन्होंने ईडी को रोकने के लिए अपने कानून बनाए। आप ईडी को नहीं रोक सकते। ममता बनर्जी ने कानून बनाए इसको रोकने के लिए, रोक नहीं सकते भैया।
आप इस मामले में सभी को, अब इस मामले में जितने लोग सभी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो मान लीजिए कि डीएम और एसडीएम जाकर खड़े हो जाएंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार ये सभी बड़े हैं, कानून के अनुसार वे सभी छोटे हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार अगर हम देखें तो एक ईडी अधिकारी एसडीएम से बड़ा होता है जब वो जांच कर रहा हो, लेकिन जब वो छापा मारने आया, जब वो वही ईडी का अधिकारी जब छापा मारने आता है तो प्रधानमंत्री भी उससे छोटे हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि विधानसभा में सीएम पर कार्रवाई नहीं हो सकती और संसद में पीएम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। राष्ट्रपति पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पीएम, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ये सभी जांच के दायरे में है। जांच होगी तो होगी, उन्हें कोई छूट नहीं है। तो फिर ममता बनर्जी किस खेत की मूली है? उसको उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ना पुलिस अधिकारियों को, ना नौकरशाहों को, किसी को कोई छूट नहीं है। अगर आप डीजीपी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा होगा एक एसपी जब एक डीजीपी को गिरफ्तार कर रहा होगा। जब आप उसको ऑर्डर देते थे ना, यही पुलिस वाले इधर आ, वही एक पुलिस का व्यक्ति कमिश्नर को गिरफ्तार करेगा और कमिश्नर साहब कहेगा कि कमिश्नर साहब चलिए थोड़ा सा आगे, आपको बड़े घर जाना है। तब क्या सीन होगा? क्योंकि हाई कोर्ट के जज जब रिटायर हो जाएंगे तो घोष साहब को वही रहना है। जो एक जज थे जिन्होंने सुनवाई से मना किया था, इनको पश्चिम बंगाल में ही रहना है। जाहिर है उन्हें बंगाल में ही रहना होगा। राज्य सरकार उसके लिए सब कुछ करेगी। अगर वो आंख बंद करके राज्य सरकार मतलब टीएमसी ममता बनर्जी की सपोर्ट करते हैं तो तब टीएमसी उनकी रक्षा भी करेगी, और नहीं करेंगे तो उन्हें डर लगेगा कि उसे कहीं रहने ही ना दिया जाए पश्चिम बंगाल में। हम और कर ही क्या सकते हैं बताओ? एक नागरिक के तौर पर हम और क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम उस मजबूत स्थिति में होते तो हम बताते हैं कि शेर क्या होता है, शेरनी क्या होती है, शेर कैसे शेरनी होता है, बाघ क्या होता है, चीता क्या होता है। हमें सब कुछ पता होता है। एक बार जेल बंद हो गई तो बाघ और चीता सब गायब हो जाएंगे। एक बार जेल में बंद हो गई तो यहां तक कि केजरीवाल भी कहता था कि मोदी मुझे 50 साल तक नहीं हरा पाएंगे। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये तीर मारूंगा, मैं वो तीर मारूंगा। इस देश में वो कहते थे कि जम्मू और कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। क्या हुआ? कोको कोला की बोतल भी नहीं बिखरी, और जो टमाटर का सॉस भी नहीं बिखरा, वो भी नहीं बिखरा। अगर ऐसा बहुत ज्यादा होता है तो हद से क्या होगा? अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेती है तो हद से क्या होगा कि बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाएगी, और वो तो अभी भी नहीं जीत पा रहे हैं। इतने दिनों से तो जीते नहीं, एक बार और हार जाएंगे। लेकिन देश के अंदर में कानून का अस्तित्व बना रहेगा। हमेशा एक बात याद रखें, इतिहास भी इस बात को याद रखता है कि जब देश में ऐसी अराजकता हो रही थी तो सक्षम लोग, जिन लोगों ने कार्रवाई की, वो क्या कर रहे थे। क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई थी, फिर विपक्षी नेताओं को उन्होंने जेल में डाला था, तो पूछा जाता था कि देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस टाइम क्या कर रहे थे। और अगर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो सकता है तो इंदिरा गांधी के साथ समस्या अगर हो सकती है, जब इंदिरा ही इंडिया और इंडिया ही इंदिरा है, तो ममता बनर्जी कोई बड़ी चीज नहीं है, तोप नहीं है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर जब सुनवाई करेगा। और असल में ये गंभीर मामला है, ये कोई मजाक तो है नहीं, समस्या गंभीर है और ये पूरे भारत का मसला है। पूरे भारत में साम्राज्यवाद नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये नहीं चलेगा। ये लोग बहुत खुश हैं। और अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हिंदुत्व हेराल्ड को देखें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।